वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। देखिए गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया शरीर का चैप्टर है रस धातु। आपको पता है क्रिया शरीर के अंदर दो पेपर होंगे आपके, पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। तो उसका जो पार्ट 2 है, जो सेकंड पेपर होगा हमारा, उसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रस धातु। उसके अलग प्लेलिस्ट है, आपको सर ने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं कुछ, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। देखिए गाइस, रस धातु स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रस धातु से पहले आपको पता होगा धातु क्या होती हैं। मैंने आपको बताया है बहुत बार, जब हमारे शरीर को धारण करती हैं उन्हें धातु बोला जाता है। ठीक है, धातु क्या होंगी? 7 होती हैं जो कि हमारे शरीर को धारण करती हैं। 7 धातु कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हम इसी सीक्वेंस वाइज में से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सीक्वेंस में क्यों पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस धातु। रस धातु हम कि सब जो धातु पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमें निष्पत्ति पढ़नी है हर एक धातु की। ठीक है, और निरुक्ति पढ़नी है। निष्पत्ति रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से होती है। आपको ये याद करना है, रस धातु में अगर हम अच प्रत्यय लगाते हैं तो उस क्या होता है, उसकी निष्पत्ति होती है। निरुक्ति कैसे होगी? रस गतो धातुः सुश्रुत सूत्र स्थान 14/13 का श्लोक है ये। इसमें देखिए, इसका मतलब समझते हैं हम। जो निरंतर गतिशील रहता है उसे रस कहते हैं। जो हमेशा मूवमेंट में रहता है उसे क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। आहार रस गाढ़ा, जो आहार रस होता है वो गाढ़ा होता है, रंगीन होता है एवं पिच्छल होता है। घृत के समान होने के कारण ये घी के समान होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? तेजोभूत बोला जाता है। ठीक है, अब रस धातु की हम उत्पत्ति देखते हैं। रस धातु की उत्पत्ति, हर एक धातु में हमें उत्पत्ति देखनी है। उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, आहार रस, अगर हम आहार रस को, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं उसके ऊपर रसाग्नि की क्रिया होती है। जब उसके ऊपर रसाग्नि की क्रिया होती है तो होता क्या है? सार और प्रसाद बनता है। सार या प्रसाद, मतलब सार बोल दो या प्रसाद, 2 पार्ट बनते हैं। एक तो होता है सार और एक होता है किट या मल। ठीक है, जो प्रसाद होगा उसके 2 पार्ट बनते हैं, उसमें भी 2 होते हैं, मतलब स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल होता है वो क्या करता है? रस धातु की उत्पत्ति करता है। जो सूक्ष्म होता है वो उपधातु की उत्पत्ति करता है और उस क्या करता है? रक्त अंश निर्माण, मतलब रक्त के जो अंश होते हैं, रक्त अंश निर्माण, रक्त जो रक्त बनेगा, हमारा ब्लड बनेगा, उसके अंश इसके पास में होते हैं सूक्ष्म के। उपधातु, अगर आपसे कोई पूछे रस का उपधातु कौन है तो स्तन्य और आर्तव, ये आपको याद रखना है। उपधातु किसे बोलते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर तो रहेगा परंतु हमारे शरीर का पोषण नहीं करता। ठीक है, उसे बोला जाता है उपधातु। और किट या मल, ये क्या होता है? रस का मल जो होता है वो होता है कफ। आपको ये बात याद रखनी है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले आहार रस हमने लिया, उसके ऊपर रसाग्नि की क्रिया हुई, सार बना और किट बना। जो सार बनता है उसके स्थूल पार्ट होता है, स्थूल यानी कि बड़ा पार्ट, सूक्ष्म माइन्यूट पार्ट। स्थूल जो होगा वो रस की उत्पत्ति करेगा, सूक्ष्म जो होगा उपधातु की उत्पत्ति करता है यानी कि स्तन्य और आर्तव की, और रक्तांश निर्माण करता है, और जो किट होगा वो कफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसके। देखिए गाइस, रस यानी कि आप अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो वो प्लाज्मा या फिर लिम्फ, ठीक है, बोल सकते हो। तो प्लाज्मा क्या होगा? रुधिर यानी कि ब्लड से मिलेगा। ब्लड से मिलने पर क्या होता है? ये स्रोतसों यानी कि चैनल्स में पहुंचता है। जब ये चैनल्स में पहुंचेगा, ठीक है, चैनल्स में पहुंचता है, फिर रक्ताशय में जाता है। रक्ताशय क्या है? रक्ताशय वो स्थान, मतलब वो जगह जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है, यानी कि ब्लड की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कहाँ होती है? यकृत लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, और मज्जा बोन मैरो के अंदर जो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है ये। ठीक है, जो वहाँ पे सूक्ष्म अंश होंगे वो रक्त का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए, जो स्थूल होगा, स्थूल क्या करेगा? धातु में जाता है और पोषक अंशों को प्रदान करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देता है। और किड भाग जो होगा वो क्या करेगा? हृदय, अमाशय, मुख, मस्तिष्क पोषण करता है। ठीक है, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर, अमाशय के अंदर, मुख के अंदर, मस्तिष्क में उपस्थित जो श्लेष्मा होता है उसका पोषण करता है। अब देखिए रसाग्नि का स्वरूप। अगर हम रसाग्नि का स्वरूप देखें, देखिए, रस धातु में उपस्थित जो पाचक अंश होते हैं और इन पाचक अंशों की क्रियाओं को संपादित करने हेतु जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह रसाग्नि है। रसाग्नि किसे बोलते हैं? रसाग्नि वो होती है जो रस धातु होते हैं उसके पास में कुछ पाचक अंश होते हैं, जो पाचक अंश होते हैं, लेकिन उन्हें पाचक अंश को काम करने के लिए एक ऊष्मा की यानी कि हीट की उन्हें आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? रसाग्नि। और रसाग्नि क्या होता है? कोई द्रव्य वगैरह नहीं है। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं हम। देखिए गाइस, हम पढ़ते हैं हम रस का पंचभौतिक संगठन। हम जब भी धातु पढ़ेंगे तो उसमें पंचभौतिक संगठन ज़रूर पढ़ेंगे। वो पता है कि जो धातु वगैरह कोई भी चीज़ है हमारी हमेशा पंचभौतिक होती है, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं रस धातु
इसके अंदर किसकी प्रधानता होती है। तो देखिए, रस धातु को आयुर्वेद में आप्य अर्थात जल बहुल मानते हुए सौम्य कहा गया है। देखिए, रस धातु को सौम्य भी बोला जाता है। सौम्य क्यों बोला गया है? क्योंकि इसे आप्य, आप्य का मतलब क्या है? जिसके अंदर जल और स्नेह की प्रधानता होती है उसे आप्य बोलते हैं। ठीक है, स्नेह और जल की प्रधानता होती है और जल बहुल मानते हुए मतलब जल की प्रधानता ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए सौम्य बोला गया है। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, रस धातु में जल एवं स्नेह की अधिकता होती है। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और महाभूत इसके अंदर नहीं होते हैं, वो भी होते हैं लेकिन न्यून होते हैं, लेकिन कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए रस धातु को अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो प्लाज्मा और लिम्फ और इसके पार्थिव अंश, जो इसके अंदर पार्थिव अंश प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, नाइट्रोजनस द्रव्य और शर्करा। जैसे प्रोटीन आपको पता है ग्लोबुलिन, फिब्रोनेजिन, एल्बुमिन होगा, नाइट्रोजनस ग्लूटामिन हो गया और शर्करा ग्लूकोज हो गया। आप पे अगर जल देखें, अगर इसके अंश देखें हम इसके अंदर तो जल और स्नेह हो गया, और आग्नेय अंश देखें तो वाइटामिन, एंजाइम, धातु हो गया, और अगर वायवीय अंश देखें तो इसके अंदर क्या हो गया हमारा, O2 और CO2 हो गया। इससे आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, जो रस होता है रस के अंदर जल की और स्नेह की प्रधानता ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें पार्थिव अंश, आप्य अंश, आग्नेय अंश और वायवीय अंश जो होते हैं वो न्यूनतम होते हैं। ये आपको याद भी नहीं रहा तो चलेगा। अब देखिए गाइज, इसके बाद देखते हैं हम रस के भेद। जो रस होते हैं रस के टाइप्स, एक होता है स्थायी रस और एक होता है पोषक रस। स्थायी रस किसे बोलते हैं? जो एक स्थान पर स्थिर रहता है उसे स्थायी रस बोला गया है। पोषक रस किसे बोलते हैं? इसके पास में पोषक अंश होते हैं, मतलब क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये अस्थायी यानी कि इसके अंदर मूवमेंट होती है, इसलिए गाइज इसे पोषक रस बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पोषक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसके अंदर मूवमेंट होती है। अब देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें रस का, स्थायी रस का और पोषक रस का। जो स्थायी रस है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर हम पोषक रस की बात करें तो प्लाज्मा और लिम्फ, आपको पता ही है एक जगह पर रहते हैं, दो सेलों के बीच, मतलब जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रासेलुलर फ्लूइड रहता है, टिश्यू के बीच में होता है, साइनोवियल जैसे नी जॉइंट वगैरह में हो गया। ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपको सब पता है। ठीक है, और ये कहते हैं जो पोषक होता है यानी कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है, वो प्लाज्मा और लिम्फ हो गया। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम रस का स्थान। रस का स्थान जो होगा या आपका इम्पॉर्टेंट है, ये सुश्रुत सूत्र स्थान 14/3 में ये श्लोक दिया हुआ है, आपको ये याद करना है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो रस का स्थान क्या माना है, हृदय माना गया है। वह रस जो हमारा रस होता है वो क्या होता है, हृदय से 24 धमनियों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में जाता है। यानी कि उन्होंने क्या माना है, सुश्रुत ने, इन्होंने माना है कि 24 धमनियाँ होती हैं जो हार्ट से निकलती हैं और पूरे शरीर के अंदर ब्लड को फैलाती हैं। 10 ऊपर जाती हैं, 10 नीचे जाती हैं, और 4 जो होती हैं हमारी ऐसे जाती हैं लेटरल साइड पर, क्योंकि 24 होती है टोटल, मतलब 2 इधर जाएंगी 2 इधर जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, सुश्रुत ने जो रस का स्थान माना है वो हार्ट माना है। अब हम चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए गाइज, चरक का श्लोक है ये, चरक विमान स्थान 5/7, रस महानाम स्रोता साम हृदय मूलम 10 चा धमन्य हैं। इन्होंने 10 धमनियों को माना है। इन्होंने क्या माना है कि 10 धमनियाँ होती हैं जो शरीर के अंदर पूरे ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, और सुश्रुत ने 24 को माना था, आपको ये याद रखना है। लेकिन उन्होंने भी हार्ट को, मतलब हार्ट माना है कि हार्ट जो होता है उसका स्थान है। आगे देखते हैं हम रस धातु के गुण एवं कर्म। जो रस धातु होता है, रस धातु के गुण क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका कार्य कैसे करता है, वो उसका नेचर की बात करें, रस धातु जल तत्व की प्रधानता होती है। जल तत्व की प्रधानता होगी उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ आपको, और इसलिए ये गतिशील होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर इसके कर्म की बात करें, कर्म तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है श्लोक की फॉर्म में, क्योंकि ईजी रह जाता है, भूलते नहीं हैं हम। ठीक है, तृप्यति, वृद्ध्यति, धार्यति, याप्यति चा दृष्ट हेतु केन कर्मणा। सुश्रुत सूत्र स्थान 14/3 का श्लोक है ये। देखिए तृप्यति किसे बोलते हैं, तृप्यति बोलते हैं गाइज, रस धातु जीवन के प्रत्येक अवस्था, बाल, मध्य, वृद्ध में शरीर का तर्पण करती है। तृप्यति बोला जाता है जो रस धातु होती है। रस धातु क्या करेगी, हमारे जीवन मतलब लाइफ में हमारे हमेशा, चाहे हम बच्चे हों या बूढ़े हों या कोई जवान हो, हमेशा हर किसी के शरीर को तर्पण देती है। ठीक है, तर्पण करती है। और वृद्ध्यति का मतलब क्या है, वृद्ध्यति बालम यानी कि बच्चों के शरीर में क्या करती है, जब बेबी होता है, देखो यहाँ लिखा है रस धातु बाल्यावस्था में शरीर का वर्धन करती है। ये वर्धन करती है जीवन के प्रथम काल, जब जीवन मतलब बच्चा बनता है, बेबी एम्ब्रियो, तो जो उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी बनते हैं, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं,
ठीक है। अंग प्रत्यंग देह धातु आदि की वृद्धि, अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें बनने के लिए, तो वो कौन करता है? रस धातु ही उन्हें प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद में आता है धार्यति। धार्यति क्या है? युवावस्था में शरीर का समुचित विकास हो चुका होता है। जो युवावस्था होती है उसमें उनका विकास हो चुका होता है, इसलिए इस काल में देह के उपादानों दोष धातु मलों में कोई स्थिर प्रदान करने का कार्य रस द्वारा किया जाता है। यही रस धातु का धारण कर्म है। धार्यति यानी कि धारण करना। देखो, जब युवावस्था में जो शरीर होती है उसे समुचित विकास किया जाता है, उसका विकास हो चुका होता है, विकास जो पहले हो चुका है उसे स्थिर बनाए रखने के लिए, मतलब दोष धातु और मलों को स्थिर बनाए रखने के लिए ये कौन काम करता है? प्लाज्मा यानी कि रस धातु काम करती है। हमारा तृतीयति हो गया, वृद्धियति हो गया, धार्यति। अब एक बचा याप्यति, उसे देखते हैं हम। देखिए, वृद्धावस्था में शरीर क्षीण हो जाता है। जब वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा आता है तो शरीर क्या होगा? क्षीण हो जाता है। इस अवस्था में शरीर धातु उपधातु दोष मलों में क्षीणता आ जाती है, मतलब वो भी दोष धातु मल जो होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नष्ट होने से जो बचाता है वो होती है रस धातु, मतलब इन्हें खत्म नहीं होने देती। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं गाइज हम रस श्रेय के लक्षण, मतलब जब अगर रस का श्रेय हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो लक्षण क्या होगा? आप खुद सोचिए कि इसका स्थान क्या बताया गया है? हृदय बताया गया है। अगर रस कम हो जाता है तो हृदय को पीड़ा होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, आपको ये श्लोक याद करना है सुश्रुत सूत्र स्थान का, आप ये याद कर लीजिएगा या फिर अष्टांग हृदय का याद कर लीजिएगा। अष्टांग हृदय का ज़्यादा मतलब सही रहेगा, क्यों? क्योंकि आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ोगे अष्टांग हृदय में, तो ये सारे श्लोक आपको वहाँ पे भी याद करने हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर भी याद कर सकते हो। 17 श्लोक है अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है, देख यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, रस क्षय होने पर हृदय में पीड़ा होती है, हस्तपाद यानी कि हाथ पैरों में कंपन, कांपते हैं, शून्यता और तृष्णा प्यास आदि लक्षण बताए गए हैं अगर किसी के अंदर रस का क्षय हो जाता है तो। अब देखिए गाइस, अगर हम अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग देखें तो रस धातु में क्षीण होने पर शरीर में रुक्षता आती है, थकावट होगी, मुख आदि का शोष, कृशता, ग्लानि, क्लम यानी कि बिना किसी परिश्रम के थकान का महसूस होना, ऐसा होगा। और शब्द सहिष्णुता का मतलब होता है उच्च स्वर में बोलना अप्रिय, मतलब कोई तेज़ आवाज़ से बोलेगा तो पसंद नहीं आता। ऐसे कुछ लक्षण प्रकट होते हैं जब रस का क्षय होता है। अब हम देखेंगे रस के अगर वृद्धि होती है तो उसमें क्या होंगे लक्षण। देखिए गाइज, आप यहाँ पर ये सुश्रुत का भी याद कर सकते हैं, वही उसका भी याद कर सकते हैं अष्टांग हृदय का, लेकिन जो आपको सही लगे वो याद कीजिएगा। ठीक है। अतिवृद्धि होने पर हृदयोक्लेद मतलब कि हुल्लास, वमन, जी मचलाना और प्रसेक, सलाइवेशन आदि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जब रस की वृद्धि होगी तो क्या होगा? अतिवृद्धि होने पर, ज़्यादा वृद्धि होने पर हृदय क्लेद हो सकता है, यानी कि जी मचला सकता है, वॉमिटिंग भी आ सकती है किसी को, और सलाइवा, मुँह के अंदर बार सलाइवा भी आ सकता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, तो अष्टांग हृदय ने क्या बोला है कि जो कफ की वृद्धि के समान ही होते हैं, मतलब जैसे कफ की वृद्धि होती है ना, वो जो लक्षण दिखते हैं वैसे ही रस की वृद्धि से भी वही सेम लक्षण दिखते हैं हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अग्नि का मंद हो जाना, जैसे कि कफ बढ़ता है तो अग्नि मंद हो जाती है, प्रसेक होता है, आलस्य आता है, गौरम यानी कि बॉडी जो होती है भारी हैवी फील करते हैं हम, अंगों में श्वेतता होती है, शीत स्पर्श होता है, अंगों में शीतलता होती है, श्वास डिस्पनिया, खांसी और ज़्यादा निंद्रा आती है। तो सारे लक्षण किसके हैं? रस की वृद्धि के। ठीक है गाइस, अगर हम देखते हैं हम रस धातु का प्रमाण। 9 अंजलि प्रमाण लिखा गया है। अब आप पूछोगे प्रमाण क्या होता है? ये जो है हमारी रचना शरीर का चैप्टर है, एक प्रमाण उसमें दे रखा है, आपको सर ने पढ़ाया है। अब हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, रचना शायरी के प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक भी बताई है सर ने आपको कि आप प्रमाण किस तरीके से याद कर सकते हैं, अंजलि प्रमाण, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के याद करने पड़ेंगे अलग अलग, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। आपको इजीली बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वो सारे प्रमाण याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है रस धातु का प्रमाण 9 अंजलि होता है। आप वहाँ जाके और अच्छे से इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए गाइज, अब इसके बाद में आता है अष्टविध सार। अष्टविध सार क्या है? आचार्य चक्रपाणी ने सार को किसी धातु का शुद्धतर रूप माना है। जो चक्रपाणी है उन्होंने क्या माना है? सार, जो सार होता है किसी भी धातु का एक शुद्धतर रूप माना है, शुद्ध रूप माना है। अगर हम इसे मॉडर्न से कोरिलेट करें तो मॉडर्न से कोरिलेट करने पर पता चलेगा हमें कि स्टैमिना, मतलब स्टैमिना होता है। तो 8 प्रकार के सार माने गए हैं। त्वक सार, देखिए आप ये याद कीजिएगा, त्वक सार। और बाकी रक्त जैसे रस होता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे ही सबके पीछे सार लगाना है। और इन सातों से सत्व सार बन रहा है, सत्व सार। ठीक है, आपको ये 8 सार इजीली याद हो जाएंगे। त्वक सार,
त्वक्सार, मांससार, ये हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते चले जाएंगे। अभी हम इस चैप्टर में त्वक्सार पढ़ेंगे। ठीक है गाइज। अब देखिए सार परीक्षा का परिणाम, मतलब सार की परीक्षा कैसे कैसे करते हैं परीक्षा, इसकी हम टेस्ट कैसे करते हैं इसे। देखिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब सारों जब ये सारों से युक्त, जब सारे सार जो होते हैं सारों से युक्त जो पुरुष होता है वह परम गौरव युक्त और सभी आरंभों में आशावान, सहिष्णु और श्रेष्ठ बुद्धि वाला तथा स्थिर लगने वाला होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है, मतलब अगर किसी के अंदर ये सारे ही सार प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा बुद्धि वाला होगा, गौरव होता है, आशावान होता है, अच्छा मनुष्य होता है, अच्छा व्यक्ति होगा। अगर हम चरक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे, सब सारों से संपन्न मनुष्य को अधिक बलवान, क्लेश को सहन करने वाला, सभी कार्यों में प्रारंभ में ही आत्मा पर विश्वास रखने वाला और कामों में बुद्धि कामों में अच्छे से बुद्धि लगाने वाला, मन को लगाने वाला महान होता है। ऐसे मनुष्य सुख, ऐश्वर्य, धन उपयोग और आदर के पात्र माने जाते हैं। ये ना तो शीघ्र वृद्ध होते हैं, ना तो जल्दी से ये बूढ़े होते हैं और ना जल्दी से रोगी होते हैं। यानी कि ये कुल मिलाकर बात ये बताई गई है यहाँ पे, जो सब सारों से युक्त होगा उसे अच्छा व्यक्ति माना गया है, बलवान माना गया है, क्लेश को सहन करने वाला माना गया है। वो क्या है, सभी कार्यों में प्रारंभ से ही आत्मा पर विश्वास रखने वाला माना गया है। उसे सुख और उसका धन अच्छे से उसका जीवन व्यतीत होगा। ठीक है गाइज। देखिए गाइस, हम यहाँ पढ़ते हैं त्वक्सार। त्वक का मतलब क्या है, त्वचा। हमारे एक चैप्टर के अंदर ऐसे सार पढ़ेंगे। त्वक्सार अब पढ़ रहे हैं, रक्त पढ़ेंगे हम, रक्त धातु, तो उसमें रक्तसार पढ़ेंगे। तो त्वक्सार क्या है, देखिए चरक, मनुष्य की त्वचा स्निग्ध, चरक ने बोला है कि मनुष्य की त्वचा अगर स्निग्ध हो, श्लाघ्न, मृदु, चमकदार, रोम वाली बताया है। इस प्रकार का सार अगर इस प्रकार का सार पुरुष में सुख, अगर इस प्रकार का सार किसी के अंदर भी है, किसी भी पुरुष के अंदर है, तो वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा, सौभाग्य होगा, ऐश्वर्य, बुद्धि वाला होता है, विद्या, प्रसन्नता होता है। ऐसा माना गया। अगर किसी की त्वचा जो है मृदु, सॉफ्ट है, पतली है, चमकदार है, रोम वाली है, तो उसकी त्वचा को उस मनुष्य का जीवन जो होगा वो अच्छा सुख से व्यतीत होगा। ठीक है। अब देखिए गाइस, लास्ट टॉपिक बचा है लिम्फ के कार्य। लिम्फ के कार्य क्या है, पोषण। आपको पता है लिम्फ का कार्य क्या होता है, या आप मॉडर्न में पढ़ोगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मल निष्कासन का मतलब है ड्रेनेज, प्रोटीन का प्रेशर कि ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोटीन में ट्रांसमिशन करता है प्रोटीन का ये, स्नेह का अवशोषण एब्जॉर्प्शन करता है फैट का, और प्रतिशात्मक कर्म कि डिफेंसिव। ये आप सब मॉडर्न में पढ़ोगे, बस आपको भी याद रखना है लिम्फ के कार्य क्या होते हैं। लसीका किसे बोलते हैं, देखिए जो जल त्वचा में वर्ण होने पर निकलता है, वो जल जो ऐसे कोई जख्म वगैरह हो जाता है या फिर फोड़े वगैरह हो जाते हैं, उसमें से जो पानी निकलता है उसे लसीका बोला गया है। ठीक है गाइस। देखिए गाइस, आज हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, रस धातु। इसी वीडियो के अंदर, ये कंप्लीट वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रस धातु पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।